गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैं आपको जो है मेरे जो वीडियो है उससे आपको लाभ होता है या कोई फ़ायदा पहुँचता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको सूचना इसकी प्राप्त हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वसंत भाग 1 क्लास 6 की हिंदी पाठ 7, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। यह एक कविता है या इसे एक गीत भी कह सकते हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो बेटा ये जो कविता है उसमें जो है आपकी जो पंक्तियां हैं वो अपने आसपास आप क्या चीज़ ऐसा देखते हैं जो इसमें दिया गया है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला पंक्ति है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, जैसे कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। ये पंक्तियों में हम ये चीज़ प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। इसका उत्तर आप इस प्रकार जानेंगे, शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पास लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। इसके बाद प्रश्न 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर देखिएगा, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, बाजुओं मतलब बाह में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें असीम कार्य करने का क्षमता का पता चलता। हम लोग अपने बाहों से कितने बड़े बड़े चीज़ें उठा लेते हैं, काम करते हैं, इसलिए इन्हें फौलादी कहा गया है। हमारे काफी शक्तिशाली भी हैं। उसके बाद ये गीत से आगे जो चैप्टर है इसमें आपको आएगा, जो गीत से आगे जो टॉपिक है उसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोज कर लिखो। हमारे उत्तर है, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। अब बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और क्यों और कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार है, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है। आप समझे इस बात को कि जैसे आपके मोहल्ले में बिजली चली गई या कुछ पानी की समस्या है तो हम लोग एक हो जाते हैं और इसकी शिकायत हम लोग नगर निगम में करते हैं, तो वहाँ ये हमारी शक्ति का पता चलता है। दूसरी ओर हमारे विद्यालय और कोई पदक जीतता है तो हम सबको खुशी होती है। इसका प्रश्न का उत्तर इसमें है। फिर है प्रश्न है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर आप लिख सकते हैं इस प्रकार, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है, बस विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। फिर है प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, जैसे उसमें है और इसमें आप दिया हुआ है। पहला है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रह सकते हो? दूसरा है, पापा के काम और माँ के हाथ में माँ के साथ क्या क्या हाथ बटा सकते हो? फिर तीसरा है, क्या वे एक दूसरे को हाथ बटाते हैं? इन सभी का उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं,
अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है, पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। हाँ, वे इन कामों को एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। फिर प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को देखो और बताओ। उत्तर इसमें लिखिएगा कि नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा आगे आपके इसके आगे भी दिया हुआ है कहावतों की दुनिया। इसमें भी प्रश्न बनाया हुआ है। पहला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की इन पंक्तियों में मिलता जुलता है। दूसरा ख है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, यानी कि जो दिया गया है उनका वाक्यों में अर्थ बताइए या अर्थ समझिए और उसका वाक्यों में प्रयोग करिए। इसका उत्तर है पहला, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। उसका दूसरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बस कर ले किस्मत। ख है, ठीक ना, ख है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका जो है हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। आप मतलब समझ रहे हैं कि अकेला व्यक्ति, पहला था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला जो है चना, अकेला व्यक्ति जो काम आसानी से नहीं कर सकता है, अगर ज़्यादा लोग मिल जाए तो वो काम आसानी से हो सकता है। ठीक, तो इस पे वाक्य बन गया। फिर दूसरा है, एक और एक 11 होते हैं, यानी कि जब एक और एक 11 होते हैं, यानी एक से एक मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक और एक मिलकर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है। फिर नीचे है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना, मतलब हाथ पे बहुत सारी आपको मुहावरे दिए हैं, इनका अर्थ समझिए। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना। तीसरा है, हाथ पैर फूलना। चौथा है, हाथों हाथ लेना। पांचवा है, हाथ लगाना। उत्तर देखिए, पहला है, बिजली चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, यानी हाथ को हाथ ना सूझना यानी कि कुछ दिखाई ना देना, आसपास का चीज दिखाई नहीं देना। तो इस पर क्या बनाया गया है, बिजली चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, ये एक वाक्य बन गया। दूसरा था, हाथ साफ करना। इसका वाक्य देखिए, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ करना का मतलब क्या हो, सब कुछ लूट लेना, साफ कर देना, चुरा लेना। तीसरा है, हाथ पैर फूलना, यानी डर के मारे हाथ पर किसी चीज को देख लीजिए जो जी भयानक हो तो हाथ पैर फूलने लगता है, यानी डर जाना। तो तीसरा है, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। चौथा है, हाथों हाथ लेना। चौथा है, नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ ले लिया, यानी कि हाथों हाथ लेना मतलब बिक जाना, जल्दी से वह काम तुरंत हो जाना। तो जैसी किताब नई आई, इस पे वाक्य क्या बनाया है, नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ ले लिया, यानी तुरंत सभी ने खरीद लिया। पांचवा है, हाथ लगाना। पांचवा है, तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। हाथ लगना मतलब अपने आप हमारे हाथ में आ जाना, मतलब हमको प्राप्त हो जाना। तो क्या लिखा है, पांचवा का क्या वाक्य बनाया गया है, तुम नहीं जान सकते कि इतने इंतजार के बाद यह इनाम राशि मेरे हाथ लगी है। आप चाहें तो इसके आधार पर अपना दूसरा भी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ गई भाषा की बात। इसमें भी प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के रूप हैं, यानी हाथ मतलब हाथ और हस्त मतलब भी हाथ होता है। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है।
पहला है देखिए हाथ घड़ी, दूसरा है हथौड़ा। सब में हाथ आया बेटा, हाथ से काम है सब में। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा, सब में हाथों का काम है। लेकिन कौन सा काम इससे हो रहा है ये आपको स्पष्ट करना है, यानी उत्तर बताना है। पहला है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हाथ घड़ी क्या होता है आपको बताना है। तो हाथ घड़ी आपने क्या बताया कि हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। दूसरा है हथौड़ा। यह एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, यानी ठोका जाता है। तीसरा है हस्तशिल्प। इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। हस्तशिल्प मतलब हाथ से काम करना, हाथ से कोई डिजाइन बनाना। चौथा है हस्तक्षेप। बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ दखल देना। हस्तक्षेप मतलब किसी का दखल, यानी कोई लड़ाई हो रहा है तो आप हस्तक्षेप करके उनका रास्ता अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। ठीक ना, कहते हैं ना कि निहत्थों से लड़ाई नहीं करना चाहिए, यानी जिसके हाथ में हथियार नहीं हो। निहत्था माने जिसके हाथ में कुछ भी ना हो लड़ने के लिए, उसको कहते हैं निहत्था। छठवां है हथकंडा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। यानी किसी कार्य को, जो कार्य एक तरीके से हो सकता है उसको उस तरीके से ना कर अनुचित तरीके से प्रयोग करके उस काम को करना हथकंडा कहलाता है। ठीक ना, गलत तरीके से कोई काम करके किसी चीज को प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं, हथकंडा। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति दे देना हस्ताक्षर कहलाता है। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे छोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि, उसको कहते हैं हथकरघा। ठीक है बेटा। फिर है इस गीत में, दूसरा प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, ईसा शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। कहा गया है, इसमें प्रश्न समझिए कि पर्वत है, शीश है, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। ठीक है ना, इसको हम लोग आम बातचीत में, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को हम कैसे बात करते हैं। ठीक ना, हम लोग शीश मतलब होता है सर, सिर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, शीश दर्द हो रहा है नहीं ना बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सर दर्द हो रहा है। हम लोग किसी इंसान को देखते हैं तो इंसान नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं इंसान, आदमी बोलते हैं। तो आपको बोला गया है कि इन शब्दों का जो ये शब्द हैं उनको आम बोलचाल की भाषा में बताइए। तो पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ या पर्वत। पर्वत, यहाँ क्या लिखा, पर्वत, जबकि होता है पर्वत, है ना, तो हम लोग पर्वत बोलते हैं। दूसरा है शीश। शीश का मतलब होता है शीश, सिर या माथा, जिसको आम बोलचाली में हम लोग बोलते हैं। तीसरा है रास्ता। ठीक, रास्ता लिखा हुआ है, जबकि हम लोग बोलते हैं रास्ता, रास्ता नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, रास्ता। र में आ का मात्रा लग जाता है। फिर है ईसा। ईसा को इंसान या मनुष्य बोलते हैं। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से कुछ कहा जा सकता है। क्यों पूछते हाथ, यहाँ पे हाथ जो है पूछ रहा है कि जो हाथ है आपका, किन किन कामों में हाथ का आप प्रयोग कर सकते हैं और कैसे। जैसे प्रश्न दिया है, क्यों पूछते हुए हाथ, क्यों पूछते हुए हाथ, मना करते हुए हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी हाथ, जोश दिखाते हाथ। इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं। बुलाते हाथ, किसी बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। आरोप लगाते हुए हम उंगली लगा के उठा के ऐसे हाथ का प्रयोग करते हैं। जोश दिखाते समय हम हाथ मुट्ठी को बांधते हैं और ऊपर हाथ करते हैं, जोश दिखाते हैं। समझाते हुए हाथ, तो हम संकेत से हाथ को ऐसे हिला के समझाते हैं। चेतावनी देते हुए हाथ, हम किसी काम को अगर चेतावनी देते हैं, उंगली उठाते और हाथ को ऐसे हिलाते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन का जितना भी आपका इस पाठ में था सब हमने बता दिया है। ठीक।